साल 2009 भदोई की एक तपती दोपहर मंच पर समाजवादी राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक मुलायम सिंह यादव खड़े हुए हैं। नीचे हजारों समर्थकों की भीड़ है, चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है और सुरक्षा के अटूट इंतजाम भी है। लेकिन तभी अचानक सफेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाए और रौबदार मूंछों वाला एक बाहुबली मंच की ओर दौड़ पड़ता है। पल भर में वो मुलायम सिंह यादव के पैरों में झुक जाता है और चिल्लाकर कहता है, नेताजी, अब मेरी पत्नी का सुहाग आपके हाथों में है। मंच पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर मुलायम सिंह उस शख्स का हाथ थामते हैं, पुलिस अधिकारियों की तरफ देखते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, किसमें हिम्मत है जो इसे गिरफ्तार करके दिखाए। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखने वाले लोग वर्षों तक नहीं भूल पाए। नेताजी उसी बाहुबली का हाथ पकड़े अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं। हेलीकॉप्टर घूमना शुरू होता है और देखते ही देखते कॉप्टर आसमान में उड़ जाता है। नीचे खड़ी पुलिस और वहां हजारों मौजूद लोगों की भीड़ बस सिर उठाकर उस उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देखती रह जाती है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत, जहां की मिट्टी में फसलों से ज्यादा राजनीति की फसलें उगती है। एक ऐसा सूबा जहां कभी बंदूकों की नाल से सत्ता का रास्ता तय होता था, जहां विधानसभा की दहलीज लांघने के लिए जनता के समर्थन से ज्यादा धनबल और बाहुबल की जरूरत होती थी। आपने वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया का किरदार तो देखा ही होगा, जो कालीन के धंधे की आड़ में पूरे शहर पर हुकूमत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक असली कालीन भैया भी रहता था? एक ऐसा सफेद पोश माफिया जिसने 23 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर किया, भदोई की कालीन नगरी पर खौफ का साम्राज्य खड़ा किया, देश के सबसे बड़े नेताओं को अपनी उंगलियों तक पर नचाया और लगातार 20 सालों तक विधायक की कुर्सी पर कब्जा भी जमाए रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्ञानपुर के पूर्व विधायक और पूर्वांचल के सबसे शातिर बाहुबली पंडित विजय मिश्रा की। खुद को जनता की अदालत में जनबली कहने वाला ये बाहुबली आज 69 साल की उम्र में जेल की काल कोठरी में अपने पापों का हिसाब कर रहा है। कभी सोने की 51 जंजीरें पहनने वाला ये सुल्तान आज लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन आखिर कैसे एक मामूली पेट्रोल पंप कर्मी और ट्रक ऑपरेटर पूर्वांचल का बेताज बादशाह बन गया? कैसे उसने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के दौर में अपना अलग ब्राह्मण कार्ड खेलकर अलग ही साम्राज्य खड़ा किया, और कैसे उसके अपने ही खून ने उसके इस अजय साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया? तो आज हम विजय मिश्रा के फर्श से अर्श और अर्श से सीधे फर्श पर आने की वो पूरी अनसुनी कहानी खंगालेंगे जो किसी भी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म को फेल कर सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर एक पन्ना आपको जरूर चौंका देगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 7 सितंबर 1957 से। प्रयागराज की हंडिया तहसील के छोटे गांव खपटिया के रहने वाले रामदेव मिश्रा दिहाड़ी मजदूर थे। सीमित आमदनी और आर्थिक तंगी के बीच उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया विजय कुमार मिश्रा। घर की हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन रामदेव मिश्रा के बेटे की परवरिश और पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मजदूरी की आधी कमाई बचाकर उन्होंने विजय का दाखिला गांव के प्राइमरी स्कूल में करवाया। पढ़ाई में विजय तेज था और उसके शिक्षक भी अक्सर उसकी तारीफ किया करते थे। समय बीतता गया और साल 1976 में विजय ने हांडिया के डिग्री कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। उसकी आंखों में सरकारी नौकरी के बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जेब खाली थी और हालात लगातार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। कहा जाता है कि विजय मिश्रा बचपन से ही तेज तर्रार, मजबूत कद घाटी वाला और बेहद ही चतुर दिमाग का इंसान था। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी महत्वाकांक्षाएं और उसके हालात एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। फिर एक दिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया, घर की दहलीज छोड़ने का फैसला। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने आगे चलकर पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया में विजय मिश्रा का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही विजय मिश्रा ने समझ लिया था कि सिर्फ सपनों से पेट नहीं भरता। इसलिए साल 1978 में नौकरी और पैसों की तलाश उसे प्रयागराज से उठाकर कालीन नगरी कहे जाने वाले भदोही ले आई। यहीं उसकी मुलाकात अब्बू नाम के एक बड़े कालीन कारोबारी से हुई, जिसके यहाँ विजय ने उधारी के पैसों की वसूली का काम शुरू किया। भदोही के पुराने लोग बताते हैं कि विजय का स्टाइल ऐसा था कि जिससे वो एक बार पैसे मांगने पहुंच जाता तो वो खौफ के मारे तुरंत जेब खाली कर देता था।
ऐसे में धीरे धीरे उसकी पहचान कालीन कारोबार के बड़े खिलाड़ियों तक बनने लगी। वही लेन देन के काम में उसे किसी को मारना भी होता तो वो गुरेज नहीं करता। क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री यहीं से हुई। कहा जाता है विजय मिश्रा ने कालीन के धंधे को चमकाने के लिए खूब क्राइम किए और यहीं से इलाके में उसका नाम कालीन भैया पड़ गया। इसी दौरान करीब 1980 के आसपास उसने भदोही के एक पेट्रोल पंप पर भी काम किया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं नौकरी तक सीमित नहीं थी। दरअसल जिस कारोबारी के साथ वो काम करता था उसके स्थानीय नेताओं से मजबूत संबंध थे और यही नेटवर्क धीरे धीरे विजय के लिए एक नए दरवाजे खोलने लगा। कुछ ही समय बाद उसने खुद का पेट्रोल पंप भी शुरू कर दिया। फिर ट्रांसपोर्ट के कारोबार में भी कदम रख दिया। देखते देखते उसके ट्रकों का काफिला पूर्वांचल की सड़कों पर दौड़ने लगा। लेकिन ये कारोबार सिर्फ मुनाफे का नहीं था, ये वर्चस्व, रंगदारी और खूनी दुश्मनियों का भी खेल था। इसी दौर में विजय मिश्रा के कई दुश्मन भी बनने लगे, विवाद बढ़ने लगे, धमकियां मिलने लगी और संघर्ष लगातार गहराता गया। कहा जाता है कि तभी विजय ने यह समझ लिया था कि अगर इस दुनिया में लंबे समय तक टिकना है तो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि खाकी और खादी यानी कि पुलिस और राजनीति दोनों का संरक्षण भी जरूरी होगा। जिसके बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में उसकी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसे में उस समय भदोही की राजनीति में ठाकुर उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर उदयभान का दबदबा माना जाता था। विरोधी खेमे को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो खुलकर चुनौती दे सके। इसी दौरान कुछ ब्राह्मण नेताओं का ध्यान विजय मिश्रा पर गया। एक जनसभा में उससे जुड़ा एक बयान काफी ज्यादा चर्चित हुआ, जिसके बाद उसका नाम स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में काफी ज्यादा तेजी से उभरने लगा। हालांकि दूसरी तरफ उसके खिलाफ आरोपों का सिलसिला भी बढ़ रहा था। साल 1980 में मिर्जापुर में डॉक्टर धरणीधर मिश्रा की हत्या के मामले भी उसका नाम सामने आया। आरोप लगे, जांच हुई, लेकिन समय के साथ मामला आगे वैसे नहीं बढ़ पाया जैसे शुरुआती दौर में माना जा रहा था। फिर आई तारीख 11 फरवरी 1980। प्रयागराज की कचहरी में दोपहर का वक्त था। वकील, मुवक्किल और पुलिसकर्मियों की रोजमर्रा की हलचल के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में पूरा परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठेगा। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र प्रकाश नारायण पांडे एक होटल के पास बैठा था। तभी पीछे की तरफ से 4 लोग तेजी से उसकी ओर बढ़े। आरोप है कि उनमें 23 वर्षीय विजय मिश्रा भी शामिल था। साथ में संतराम, बलराम और जीत नारायण मौजूद थे। देखते ही देखते प्रकाश नारायण को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और दिन दहाड़े गोलियां चल गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा कचहरी परिसर अफरा तफरी से बदल चुका था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। प्रकाश नारायण पांडे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके बड़े भाई श्याम नारायण पांडे की शिकायत पर विजय मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। बता दी ये वही मामला था जिसने विजय मिश्रा का नाम पहली बार बड़े स्तर पर अपराध की दुनिया से जोड़ दिया। और उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि 23 साल की उम्र में किए गए इस कत्ल का इंसाफ पूरे 46 साल बाद साल 2026 में जाकर होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वारदात के बाद विजय मिश्रा ने खुद को पीछे नहीं खींचा बल्कि राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, प्रकाश नारायण पांडे की हत्या के बाद विजय मिश्रा को यह समझ आ गया था कि अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। उस दौर में पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का सिक्का चलता था, लेकिन हरिशंकर तिवारी का प्रभाव भदोही, वाराणसी और मिर्जापुर तक उतना मजबूत नहीं था। इसी खाली जगह को बढ़ने के लिए विजय मिश्रा ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी। बता दें, भदोही और उसके आसपास का इलाका हमेशा से ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र रहा है और जैसे ही हमने आपको पहले बताया, उस समय भदोही के क्षत्रिय बाहुबली उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह का खौफ था, जिससे स्थानीय ब्राह्मण समाज काफी परेशान था। तो विजय मिश्रा ने इसी जातिगत समीकरण को भांप लिया और खुद को ब्राह्मणों के रक्षक और मसीहा के रूप में पेश करना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात उत्तर भारत में कांग्रेस के सबसे बड़े और दिग्गज ब्राह्मण चेहरे पंडित कमलापति त्रिपाठी से हुई। कमलापति त्रिपाठी का सियासी रसूख उस समय इतना बड़ा था कि वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारें तय करते थे। उन्होंने विजय मिश्रा के भीतर के दबंग और बाहुबली नेता को पहचान लिया। उन्होंने विजय मिश्रा को खुलकर संरक्षण दिया। कहा जाता है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी ने ही विजय मिश्रा को राजनीति की नर्सरी में दाखिला कराया और उसकी नेटवर्किंग को इतना मजबूत किया कि एक बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी से भी विजय मिश्रा की मुलाकात करवाई थी। और अब माथे पर त्रिपुंड चंदन का बड़ा सा तिलक, रौबदार मूछे, सफेद कड़क धोती कुर्ता और चारों तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस गनर्स का घेरा, ये विजय मिश्रा का वो नया रूप था जो अब भदोई की जनता देख रही थी। और फिर आया साल 1990 जब विजय मिश्रा ने अपना पहला चुनाव लड़ा और उसे भदोई के दीग ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुन लिया गया। करीब 10 साल तक वो ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठा रहा। इस दौरान उसने कालीन के धंधे, सरकारी ठेकों, बालू और अवैध खनन पर ऐसा शिकंजा कसा कि उसका आर्थिक साम्राज्य करोड़ों में खेलने लगा। लेकिन साल 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर होने लगी और विजय मिश्रा को ये समझ आ गया था कि अब उसे एक नए राजनीतिक आका की जरूरत होगी। साल 1994 से 95 का दौर था। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी अपने पैर पसार रही थी। विजय मिश्रा की नजर अब मुलायम सिंह यादव पर टिकी थी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने विजय मिश्रा को मुलायम सिंह यादव का सबसे खास और चहेता बाहुबली बना दिया। दरअसल भदोई के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष थे शिवकांत यादव। शिवकांत यादव ने किसी सार्वजनिक मंच या बातचीत में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बेहद अमर्यादित और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और जब ये बात मुलायम सिंह यादव तक पहुंची तो वो बेहद आहत और नाराज हुए। वो शिवकांत यादव को उनके ही गढ़ में राजनीतिक रूप से धूल चटाना चाहते थे, लेकिन भदोही में शिवकांत को हराना आसान नहीं था। तब मुलायम सिंह ने विजय मिश्रा को लखनऊ बुलाया। विजय मिश्रा ने मुलायम सिंह की आंखों में वो नाराजगी देख ली और हाथ जोड़कर उनसे वादा किया कि नेताजी अब आप बस मुझे जिम्मेदारी दीजिए, इस शिवकांत यादव को भदोई से उखाड़ फेंकने का काम मेरा है। मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा पर भरोसा किया और जिला पंचायत चुनाव में उसके कहने पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिए। विजय मिश्रा ने अपने बाहुबल, पैसे और खौफ के दम पर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जिला पंचायत की तीनों महत्वपूर्ण सीटें ज्ञानपुर, भदोई और मिर्जापुर पर उसके समर्थक जीत गए और शिवकांत यादव का पूरी तरह से पत्ता साफ हो गया। मुलायम सिंह यादव इस बात से विजय मिश्रा से इतने खुश हुए कि उन्होंने विजय मिश्रा को सीधे भदोई का जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। इसके बाद शुरू हुआ खाकी, खादी और अपराध का वो त्रिकोण जिसने विजय मिश्रा को अजय बना दिया। फिर साल 2002 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने विजय मिश्रा को ज्ञानपुर विधानसभा सीट से सपा का टिकट थमाया, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त यह थी कि विजय मिश्रा को सिर्फ अपनी सीट नहीं जीतनी थी, बल्कि हंडिया, भदोही, मिर्जापुर की सीटों पर भी सपा के उम्मीदवारों को जिताना था और भदोही लोकसभा सीट पर भी पार्टी की मदद करनी थी। विजय मिश्रा ने भी अपने रसूख और बाहुबल के दम पर यह शर्त पूरी करके दिखाई। 2002 में वो पहली बार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय बनकर दाखिल हुआ। लेकिन आपको बता दें कि इसी विधानसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा एक और बड़े विवाद में घिर गया। उसके राजनीतिक विरोधी गोरखनाथ पांडे ने उस पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जाता है कि जिस दिन ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा था, उसी दिन एक मतदान केंद्र के पास गोरखनाथ पांडे के भाई की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गोरखनाथ पांडे ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि असल निशाना तो वो खुद था। गोरखनाथ पांडे के मुताबिक हमलावर मुझे मारना चाहते थे, लेकिन संयोग से उस दिन मैं दूसरी गाड़ी में था जबकि मेरा भाई मेरी गाड़ी में सवार था। किस्मत कहिए या बदकिस्मती, मैं बच गया और मेरे भाई की जान चली गई। इस मामले में उनके दूसरे भाई ने भी गवाही दी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के बाद विजय मिश्रा को अदालत से बरी कर दिया गया। विजय मिश्रा का रसूख बढ़ता गया। वो 2002 के बाद 2007 में भी सपा के टिकट पर दोबारा विधायक बना। वही साल 2005 में उसने अपनी पत्नी रामलली मिश्रा को भी भदोई का जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। यानी पूरे जिला की सत्ता विजय मिश्रा के घर की दासी बन चुकी थी। अब राजनीति में बढ़ते रसूख के साथ विजय मिश्रा की दौलत और प्रभाव भी लगातार बढ़ता गया। प्रयागराज में उसने कालीशान कोठी बनवाई जो जल्द ही उसके शक्ति केंद्र के रूप में भी पहचानी जाने लगी। बताया जाता है कि यहाँ रोज जनता दरबार लगता था, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे और वो कई मामलों में अफसरों को फोन कर तत्काल कार्रवाई करने को भी कहता था। जमीनी विवादों से लेकर घरेलू झगड़ों तक कई मामलों में उसका सीधा दखल चर्चा का विषय बन रहा था। उसे जानने वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि उसे करीब 1500 फोन नंबर मुंह जुबानी याद थे और वो कॉल उठाते ही सामने वाले का नाम लेकर बात शुरू कर देता था। उधर ब्राह्मण वोटरों पर उसकी मजबूत पकड़ और बढ़ते प्रभाव को देखते
देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी उसे कई चुनावों में अहम चेहरा बनाया। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। इसी तरह पूर्वांचल में विजय मिश्रा का रसूख लंबे समय तक बरकरार रहा। लेकिन साल 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और पूर्ण बहुमत के साथ आयरन लेडी मायावती मुख्यमंत्री बन गई। मायावती के आते ही सूबे के बाहुबलियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है फरवरी 2009 में, जब भदोही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने थे। मायावती ने अपनी पूरी कैबिनेट करीब 40 मंत्रियों को भदोही में कैंप करने के लिए भेज दिया। मायावती का सख्त आदेश था कि यह सीट हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को जीतनी है। स्थानीय स्तर पर विजय मिश्रा को संदेश भेजा गया कि वो बीएसपी उम्मीदवार की मदद करें, लेकिन विजय मिश्रा ने सीधे मायावती के आदेश को ठुकरा दिया और सपा उम्मीदवार के साथ खड़े रहे। इस बात से मायावती इस कदर भड़क गई कि उन्होंने पुलिस को सीधे आदेश दिया, विजय मिश्रा को ढूंढो और सीधे सलाखों के पीछे डाल दो। अब पुलिस विजय मिश्रा की तलाश में दिन रात छापेमारी कर रही थी। विजय मिश्रा फरार चल रहा था। इसी बीच भदोही में समाजवादी पार्टी की एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करने खुद मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे। रैली में भारी भीड़ थी और मंच पर सुरक्षा का कड़ा पहरा था। पुलिस को भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने अपना भाषण खत्म किया और वो मंच से जाने ही वाले थे कि अचानक भीड़ को चीरते हुए विजय मिश्रा अपनी पत्नी रामलली के साथ सीधे मंच पर प्रकट हो गया। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और सिपाही दंग रह गए। विजय मिश्रा ने दौड़कर मुलायम सिंह यादव के पैर पकड़े और बेहद ही भावुक होकर कहा, नेताजी, मायावती की पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है। अब मेरी पत्नी का सुहाग और मेरी जिंदगी सिर्फ आपके हाथों में है। आपको मेरी पत्नी के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। ये सुनते ही मुलायम सिंह यादव का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत विजय मिश्रा का हाथ पकड़ा, मंच के माइक पर गए और पूरी ताकत से ललकारे, किस पुलिस वाले में हिम्मत है जो विजय मिश्रा को हाथ लगाकर दिखाए, ये मेरे साथ जाएगा। मुलायम सिंह ने विजय मिश्रा का हाथ पकड़ा और पुलिस के आला अधिकारियों के सामने से भरी सभा के बीच से उसे अपने हेलीकॉप्टर तक ले गए। दोनों कॉपर के अंदर बैठे, पंखे घूमे और हेलीकॉप्टर विजय मिश्रा को लेकर लखनऊ के लिए उड़ गया। यूपी पुलिस के कप्तान, सिपाही, हजारों की भीड़ बस मुंह फाड़े आसमान की तरफ उड़ते उस हेलीकॉप्टर को देखती रह गई। अब मायावती सरकार से सीधी दुश्मनी मोल लेने के बाद विजय मिश्रा के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे। उसकी क्राइम कुंडली इतनी खूंखार हो चुकी थी कि उस पर पुलिस वालों और पत्रकारों तक की हत्या के आरोप लगने लगे थे। जी हां, साल 2003 की बात है। प्रयागराज में तैनात तत्कालीन डीआईजी विजिलेंस के सुरक्षाकर्मी सिपाही सुरमनी मिश्रा की 14 मई की सुबह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीधे विजय मिश्रा का नाम सामने आया। हालांकि बाद के सालों में गवाहों के डर जाने और सबूतों के अभाव में विजय मिश्रा इस केस से बरी होने में कामयाब रहा। विजय मिश्रा के खौफ का आलम यह था कि भदोही पुलिस ने उसकी गैंग को एक कोड नेम दिया था, D122 गैंग। इस गैंग का लीडर खुद विजय मिश्रा था और उसके साथ उसका बेटा विष्णु मिश्रा और भतीजा मनीष मिश्रा शामिल थे। लेकिन विजय मिश्रा के जीवन का सबसे खतरनाक कांड हुआ 12 जुलाई 2010 को। जी हां, प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में मायावती सरकार के कत्तावर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता यानी नंदी के घर के पास एक तंग गली में जोरदार धमाका हुआ। यह कोई मामूली बम नहीं था, बल्कि एक स्कूटर में फिट किया गया RDX बम था। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका दहल उठा। बता दें, इस आत्मघाती हमले में मंत्री नंद गोपाल नंदी गंभीर रूप से घायल हो गए और जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। लेकिन इस हमले में वहां मौजूद इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार राकेश मालवीय और मंत्री के गनर की मौके पर ही मौत हो गई। फिर जब यूपी पुलिस और एसटीएफ ने इस हाई प्रोफाइल ब्लास्ट की जांच शुरू की तो इसके सीधे जेल में बंद माफिया दिलीप मिश्रा और बाहर फरार चल रहे बाहुबली विजय मिश्रा से जुड़े। आरोप लगा कि विजय मिश्रा ने ही इस पूरे बम ब्लास्ट की साजिश रची थी और पूरी फंडिंग भी की थी। इस घटना ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। पुलिस अब विजय मिश्रा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। फरार रहते हुए विजय मिश्रा बहरूपिया बन गया था। वो कभी दिल्ली, कभी मुंबई तो कभी मध्य प्रदेश
प्रदेश में छिपता रहा। लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव सिर पर थे। विजय मिश्रा जानता था कि अगर पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश से पकड़ लिया तो उसका एनकाउंटर तो तय है, इसलिए उसने एक बेहद ही शातिर चाल चली। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, सिर पर जटाएं बांधी और एक साधु का वेश धारण करके सीधे दिल्ली की एक अदालत में जाकर चुपचाप सरेंडर कर दिया। यूपी पुलिस देखती रह गई और विजय मिश्रा ने जेल के भीतर से ही सपा के टिकट पर ज्ञानपुर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। खौफ और रसूख का आलम देखिए कि 2012 में मायावती की तमाम कोशिशों के बावजूद विजय मिश्रा ने जेल के भीतर सलाखों के पीछे रहते हुए तीसरी बार ज्ञानपुर की विधायकी जीत ली। वही साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बनी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री बने तो विजय मिश्रा को लगा कि उसके सुनहरे दिन वापस आ गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपनी छवि को लेकर बेहद सतर्क थे। वो सपा के ऊपर लगे गुंडा राज और माफिया राज के टैग को हटाना चाहते थे। इसी वजह से अखिलेश यादव की नजरों में विजय मिश्रा और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली खटकने लगे थे। कम लोग जानते हैं कि विजय मिश्रा सिर्फ भदोही का बाहुबली नहीं था, बल्कि वो पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा आपराधिक रणनीतिकार भी था। गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली के इलाकों में मुख्तार अंसारी के गुर्गों को पनाह देना, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना और पुलिस से बचाना, ये सब विजय मिश्रा के मजबूत नेटवर्क के दम पर होता था। मुख्तार का शूटर मुन्ना बजरंगी भी विजय मिश्रा का बेहद करीबी माना जाता था। और अब जब साल 2017 के विधानसभा चुनाव आए तो अखिलेश यादव ने एक और बड़ा कड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने साफ किया कि वो किसी भी अपराधी को अपनी पार्टी से चुनाव तो नहीं लड़वाएंगे। अखिलेश ने विजय मिश्रा का पत्ता काट दिया और ज्ञानपुर सीट से सपा का टिकट देने से साफ मना कर दिया। विजय मिश्रा के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका था। उसने गुस्से में आकर समाजवादी पार्टी को यादवों की जागीर कहना शुरू कर दिया। लेकिन विजय मिश्रा इतनी आसानी से हार मानने वाला खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं था। उसने तुरंत निषाद पार्टी का दामन थाम लिया। और आप लोग अब साल 2017 का वो चुनाव याद कीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड मोदी लहर चल रही थी। बड़े बड़े सियासी सूरमा, दिग्गज नेता, खानदानी पार्टियां उस लहर में तिनके की तरह बह गई। लेकिन भदोही की ज्ञानपुर सीट पर विजय मिश्रा का खौफ और उसका जातिगत ब्राह्मण समीकरण इतना मजबूत था कि उस प्रचंड मोदी लहर के बावजूद विजय मिश्रा ने बीजेपी, सपा और बसपा तीनों के उम्मीदवारों को धूल चटा दी और 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से लगातार चौथी बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच गया। ये उसकी ताकत का चरम था। वैसे आपको बता दें, विजय मिश्रा खुद को कई बार राजनीतिक साजिशों का शिकार बताता रहा है। लेकिन साल 2020 में उसके अतीत का एक ऐसा काला पन्ना खुला जिसने उसके ब्राह्मण मसीहा और जनबली होने के मुखौटे को तार तार कर दिया। जी हां, वाराणसी के रहने वाले एक मशहूर लोक गायिका अचानक सामने आई और उसने भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्रा और पोते ज्योति मिश्रा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का एक बेहद संगीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में जो आपबीती सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। गायिका ने बताया कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। चुनाव प्रचार में गाने और परफॉर्म करने के लिए विजय मिश्रा ने उस गायिका को भदोही बुलाया था। 1 जनवरी 2014 की शाम को गायिका अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक पूर्व विधायक विजय मिश्रा जबरन उसके कमरे में घुस गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, गायिका की कनपट्टी पर रखी और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पाप की पराकाष्ठा यही खत्म नहीं हुई। कृत्य को अंजाम देने के बाद विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और अपने सगे पोते ज्योति मिश्रा को आदेश दिया कि वो इस लड़की को गाड़ी से वाराणसी छोड़कर आए। आरोप है कि रास्ते में सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उन दोनों यानी विजय मिश्रा के बेटे और पोते ने भी उस बेबस गायिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद ये सिलसिला बन गया। विजय मिश्रा उस गायिका के अश्लील वीडियो और तस्वीरों के दम पर उसे ब्लैकमेल करने लगा और पिछले 6 सालों से अलग अलग होटलों और ठिकानों पर बुलाकर उसको हवस का शिकार बनाता रहा। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। साल 2020 में जब सूबे में माहौल बदला तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और भदोही के गोपीगंज थाने में केस दर्ज करवाया। इस केस ने विजय मिश्रा के बचे कुचे रसूख को भी सर्वनाश कर दिया। बनारस और भदोही के अदालतों में इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर शुरू हुई।
और नवंबर 2023 में वाराणसी की विशेष अदालत ने उस लोक गायिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया। अदालत ने विजय मिश्रा को एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसा घिनौना कृत्य करने का दोषी माना और उसे 15 साल की सक्षम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ये जनप्रतिनिधि द्वारा समाज के विश्वास के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। खैर, साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ चुकी थी। लखनऊ के पंचम तल से एक बेहद साफ और कड़ा संदेश निकला था। सूबे में या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर जेल जाने और मिट्टी में मिलने के लिए तैयार रहें। जिसके बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के टॉप 25 नए माफियाओं की एक लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट में एक प्रमुख नाम था ज्ञानपुर का बाहुबली विजय मिश्रा। पुलिस ने अब विजय मिश्रा के आर्थिक साम्राज्य पर चोट करना शुरू कर दिया। उसके सशस्त्र लाइसेंस नष्ट कर दिए गए, उसके गुर्गों को जेल भेजा जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश काल आता है तो सबसे पहली दरार आपके अपने ही घर में पड़ती है। विजय मिश्रा के अजय साम्राज्य को ढहाने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा खून था। जी हां, अगस्त 2020 में विजय मिश्रा के सगे रिश्तेदार और चचेरे भाई कृष्ण मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने गोपीगंज थाने में एक सनसनीखेज एफआईआर दर्ज कराई। कृष्ण मोहन ने आरोप लगाया कि विजय मिश्रा ने बंदूक की नोक पर उनकी 32 एकड़ की पैतृक जमीन, उनका आलीशान मकान और पूरा बिजनेस जबरन अपने और अपने परिवार के नाम पर कब्जा कर लिया। मुन्ना तिवारी के सामने आते ही जैसे भदोई में विजय मिश्रा के खिलाफ बगावत की बाढ़ आ गई हो। विजय मिश्रा के सगे भतीजे, भाई और दूसरे रिश्तेदार भी खुलकर थाने में पहुंचने लगे और जमीन कब्जे, रंगदारी और धोखाधड़ी के एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे दर्ज करा दिए गए। जब चारों तरफ से पुलिस का शिकंजा कसा तो विजय मिश्रा रात के अंधेरे में भदोई छोड़कर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस उसकी तलाश में देश भर में भटक रही थी और आखिरकार अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से पुलिस ने विजय मिश्रा को दबोच लिया। आपको बता दें कि जब पुलिस का काफिला उसी सड़क के रास्ते से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लेकर आ रहा था तो विजय मिश्रा को विकास दुबे जैसी गाड़ी पलटने का डर बहुत ज्यादा सता रहा था। खौफ का आलम यह था कि विजय मिश्रा के समर्थकों और परिजनों की करीब 250 से 300 गाड़ियां पुलिस के काफिले के ठीक पीछे पीछे मध्य प्रदेश से यूपी तक आई ताकि रास्ते में उसका एनकाउंटर ना हो सके। हालांकि जेल जाते ही विजय मिश्रा ने अपना आखिरी पासा फेंका, द विक्टिम कार्ड। वो मीडिया के कैमरों के सामने चिल्लाने लगा कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए ये सरकार मेरा एनकाउंटर करना चाहती है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। उसने जेल के भीतर से विनीत सिंह, सुशील सिंह और धनंजय सिंह जैसे क्षत्रिय नेताओं पर आरोप लगाए कि वो AK-47 मंगाकर उसकी हत्या करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी ये चाल इस बार बिल्कुल भी काम नहीं आई। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। विजय मिश्रा को प्रयागराज की नैनी जेल से फिर ट्रांसफर करके आगरा की हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में डाल दिया गया और इसके बाद शुरू हुआ उसके पूरे आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने का सरकारी अभियान। उत्तर प्रदेश पुलिस, जिला प्रशासन और ईडी ने मिलकर विजय मिश्रा के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी की। जांच में सामने आया कि विजय मिश्रा ने अपराध, रंगदारी और अवैध खनन से जो अकूत काली कमाई की थी उसे सफेद करने के लिए उसने अपने बेटे, पत्नी और बहुओं के नाम पर फर्जी कंपनियां बना रखी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके विजय मिश्रा की दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, भदोही और मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित आलीशान फ्लैट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जमीनों को कुर्क करना शुरू किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक विजय मिश्रा और उसके D122 गैंग की 85 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। उसके कई आलीशान अवैध निर्माणों पर योगी सरकार का पीला पंजा यानी बुलडोजर गरज चुका है। उसके और उसके गिरोह के अलग अलग बैंक खातों में जमा 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी को सीज कर दिया गया है। वैसे अगर विजय मिश्रा की क्राइम कुंडली देखें तो उस पर मुकदमों का शतक लगने वाला है। उस पर कुल 83 से 84 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के 9 मामले, हत्या के प्रयास के 8 मामले, सामूहिक दुष्कर्म के 2 मामले, गैंगस्टर एक्ट के 3 मामले, इसके अलावा रंगदारी, जबरन जमीन कब्जाना, अवैध आर्म्स एक्ट, जालसाजी, SC/ST एक्ट
और गुंडा एक्ट के दर्जनों मामले शामिल हैं। वहीं अब उसका रसूख और खौफ इस कदर खत्म हुआ कि जो गवाह और पीड़ित पिछले 30 सालों से डर के मारे अदालतों का दरवाजा तक नहीं खटखटाते थे, वह पुलिस की सुरक्षा में अदालतों में खड़े होकर विजय मिश्रा की आंखों में आंखें डालकर गवाही देने लगे। इसी का नतीजा था कि एक एक करके विजय मिश्रा के पापों के घड़े के फैसले आने शुरू हुए। साल 2022 में उसे आर्म्स एक्ट के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई और फिर मार्च 2026 में आर्म्स एक्ट के एक ही दूसरे मामले में कोर्ट ने उसे 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन सबसे बड़े 2 ऐतिहासिक फैसले आने अभी बाकी थे, जिसने विजय मिश्रा की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। जी हां, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और कानून के हाथ भले ही धीमे चले, लेकिन जब वो मुखातिब होते हैं तो बड़े से बड़े बाहुबली को घुटनों पर भी ला सकते हैं। जी हां, जैसे ही हमने आपको पहले बताया था कि नवंबर 2023 में वाराणसी की विशेष अदालत ने उसे लोक गायिका के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में विजय मिश्रा को दोषी माना और उसे 15 साल की सजा सुनाई। वहीं लेकिन विजय मिश्रा के आपराधिक साम्राज्य का अंतिम और मुकम्मल अंत हुआ मई 2026 में। दरअसल प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय की अदालत में वो मुकदमा अपने अंतिम पड़ाव पर था, जो आज से 46 साल पहले शुरू हुआ था। जी हां, वही 11 फरवरी 1980 का प्रकाश नारायण पांडे हत्याकांड। बुधवार का दिन था। कचहरी परिसर में भारी भीड़ थी और चप्पे चप्पे पर पीएसी और पुलिस के जवान तैनात थे। 46 साल तक चली इस लंबी कानूनी लड़ाई में आखिरकार न्याय की जीत हुई। कोर्ट ने 69 वर्षीय पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उसके साथी जीत नारायण, सतराम और बलराम को प्रकाश नारायण पांडे की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए विजय मिश्रा समेत चारों दोषियों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया। इसी के साथ अगस्त 2020 में दर्ज हुए मुन्ना तिवारी की संपत्ति कब्जाने वाले मामले में भी कोर्ट ने विजय मिश्रा को, उसकी पत्नी और उसके बेटे को 10-10 साल की जेल की सजा सुना दी। यानी 23 साल की जवानी में जिस कचहरी परिसर में विजय मिश्रा ने पहली बार सरेआम गोली मारकर एक बेगुनाह की जान ली थी, ठीक 46 साल बाद उसी कचहरी की अदालत ने उसे उम्र भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए भेज दिया। कानून का चक्र पूरा हो चुका था। जो बाहुबली कभी खुद को जनबली और पूर्वांचल का सुल्तान कहता था, आज वो बुढ़ापे की दहलीज पर रोते हुए लाचार कदमों से जेल की वैन में बैठकर आगरा जेल के अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तो ये थी भदोई के असली कालीन भैया यानी बाहुबली विजय मिश्रा के उदय और अंत की पूरी दास्तां। बहरहाल विजय मिश्रा की ये कहानी भारतीय राजनीति और अपराध के उस गठजोड़ का भी सबसे बड़ा उदाहरण है, जो ये सोचता था कि सत्ता और बंदूक की ताकत पर कानून को हमेशा के लिए जेब में रखा जा सकता था। कुछ लोग आज भी सोशल मीडिया पर इसे जातिगत राजनीति का नाम देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि विजय मिश्रा ने अपने पूरे जीवन में जिन लोगों की संपत्तियां कब्जा की, जिन ब्राह्मण नेताओं जैसे रामेश्वर नाथ पांडे या धरणीधर त्रिपाठी की हत्याओं के आरोप उन पर लगे, वो सभी खुद ब्राह्मण समाज से ही थे। आम गरीब ब्राह्मण तो उसके खौफ से कांपता था। तो ये लड़ाई किसी जाति की नहीं बल्कि जस्टिस यानी कि न्याय की लड़ाई थी। विजय मिश्रा ने अपने बाहुबल और वैभव का पूरा जीवन तो जी लिया, लेकिन आज बुढ़ापे के इस आखिरी पड़ाव पर वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए जेल की काल कोठरी में जा चुका है। विजय मिश्रा का ये हशन उन सभी अपराधियों और सफेद पोश माफियों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है, जो खुद को कानून और भगवान से ऊपर समझने की भूल कर बैठते हैं। वक्त बदलता है, बादशाह बदलते हैं, और जब न्याय का तराजू हिलता है तो बड़े बड़े अजय किले भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में माफियों के खिलाफ हो रहे अदालती और प्रशासनिक कार्रवाई सही है? क्या इसे यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली एक और रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लोकसभा।